ईरान और अमेरिका की जंग अभी भी जारी है। मिसाइल भी ठीक उसी तरह बरस रही थी जैसे स्टार्टिंग में। लोग भी उसी तरह मर रहे हैं। बस अब खबर उस तरह नहीं चल रही जिस तरह शुरू में दिन रात चल रही थी। इस जंग में सबसे बड़ी अगर किसी की मजाक बनी तो वो है पाकिस्तान। दरअसल कुछ दिन पहले तक इस्लामाबाद में धड़ाधड़ पंचायतें हो रही थी। पाकिस्तान भी खुद को साउथ एशिया का मुखिया समझ रहा था। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर बात आगे बढ़ रही है तो अमेरिकी सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका तमाशा बना दिया। एक पूर्व अमेरिकी कांग्रेसमैन ने मजाक में कहा, जल्दी ही पाकिस्तान के अनुरोध पर हम ईरान को अपने बंदरगाहों को बंद करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद मीम्स बनने लगे। किसी ने कहा मैं पाकिस्तान के अनुरोध पर कुरकुरे खा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं पाकिस्तान के अनुरोध पर घूमने जा रहा हूँ, कोई बोला पाकिस्तान के अनुरोध पर आज मैं कुकीज़ से परहेज करूँगा, या पाकिस्तान के अनुरोध पर मैं आज का काम ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे बेतुके मीम्स बनकर हंसी पाकिस्तान की उड़ा रहे थे। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। दरअसल पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिया बना जरूर था और वो खुद को तोप भी समझ रहा था, लेकिन ना उसकी अमेरिका ने सुनी और ना ईरान ने, और जंग अभी भी जारी है। और इस पूरी कहानी के पीछे का सच ये है कि 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरानी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4000 से अधिक ईरानी नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से करीब 500 महिलाएं, 1500 आम नागरिक और 2000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल थे। और कुछ आंकड़ों के अनुसार तो मध्य पूर्व में संख्या 7000 से ज़्यादा हो चुकी है। यानी जहां एक तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता का मजाक उड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की गलियों में लोगों का खून बह चुका है, और ये त्रासदी उससे कहीं बड़ी है। अमेरिकी युद्धपोत ने पिछले हफ्ते ईरान के तट पर नाकाबंदी का ऐलान किया। उसके बाद से यहाँ हर दिन बारूद का नाच है। अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ रही है। ये सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है, ये एक ऐसी आग है जो पूरी खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लिए हुए है। बात सीधी सी है, दोनों तरफ से गोली चल रही है और हर गोली के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है और एक मौत है। अब सबसे पहले बात करते हैं मौतों की। ये जंग कितनी खूनी हो चुकी है। अमेरिकी पेंटागन ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। उनके अनुसार अब तक इस संघर्ष में अमेरिकी सेना के कुल 15 जवान मारे गए, 415 से अधिक सैनिक घायल हुए। इनमें से कई की हालत गंभीर है, क्योंकि ज़्यादातर चोटें दिमागी है। मतलब मिसाइल या ड्रोन के विस्फोट से पैदा होने वाली सदमे की लहर से उनके दिमाग को इतना हिला दिया कि अब तक वे होश में नहीं आए। अब आते हैं उसी होर्मुज की तरफ, जहां हर रोज ये नए धमाके हो रहे हैं। समुद्र में जो टैंकर लहरों के साथ रह रहकर आग के गोले बन रहे हैं, उनकी तादाद भी आपको चौंका देगी। बीते एक महीने में ही इस होर्मुज में उसके आसपास 56 बार से ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संगठन ने पुष्टि की है कि दर्जनों नाविकों की मौत इन्हीं हमलों में हुई है। सबसे ताज़ा घटना है 14 जुलाई की, जब अमीरात के 2 विशाल टैंकर मोम्बासा और अल बैया पर अचानक ईरानी कोस्टल डिफेंस यूनिट ने 2 क्रूज मिसाइलें दागी। एक मिसाइल ने मोम्बासा के पिछले हिस्से को चीर दिया, जहां ईंधन भरा था। पल भर में आसमान में लपटे उठी एक भारतीय नाविक की मौके पर मौत हो गई। 8 अन्य घायल हो गए, उनमें से 4 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। दूसरी मिसाइल ने अल बैया के ब्रिज को निशाना बनाया, जिससे कप्तान और नाविकों का कमरा तहस नहस हो गया। उसी दिन ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने बताया कि 3 और टैंकरों पर भी अलग अलग जगह पर हमले हुए, जिनमें कई नाविक लापता है, कुछ घायल है। अगर आप इन हमलों के नक्शे देखें तो सारे हमले ठीक उसी गलियारे में हुए जिसे विश्व के तेल की नस कहा जाता है। ये टैंकर ना तो अमेरिकी थे ना ईरानी, बस अलग अलग देशों के थे, लेकिन इस जंग में वे निशाना बन रहे हैं। अब तक कितने टैंकर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, इसका सटीक आंकड़ा तो युद्ध की तबाही में छिपा है। ईरान के 30 से 60 शिप डूब चुके हैं। इसके अलावा शिपिंग कंपनियां कह रही हैं कि कम से कम 12 बड़े जहाज डूब चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं, 45 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। बीमा कंपनियों ने अब होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज का प्रीमियम 10 गुना कर दिया है, क्योंकि जोखिम इतना बढ़ चुका है, कोई भी पॉलिसी उसे कवर नहीं कर पाती। अब सवाल है, अमेरिका ईरान के बीच कई सारी पंचायतों के बाद भी युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है? कौन है जो इस युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है? दरअसल ईरान के अंदर 2 खेमे बने हुए हैं। यानी एक तरफ है ईरान के नेता और उनकी अपनी सेना के बीच खींचतान चल रही है। खींचतान के पीछे की कहानी ये है कि इस साल फरवरी में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पहला बड़ा हमला किया, तो उस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। ये बात शुरू में छिपाई गई,
लेकिन बाद में ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दी कि हाँ, खामनेई नहीं रहे। उनके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया रहनुमा यानी सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन कहा जाता है उस हमले में मुज्तबा भी बुरी तरह घायल थे। उनका चेहरा जल गया था और गहरी चोट आई थी, जिससे वे चलने फिरने में असमर्थ है। इस वजह से वे दिखते ही नहीं, उनकी बातें सिर्फ उनके सहयोगियों के जरिए पहुंचती है। अब यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। दरअसल इस लड़ाई में अभी तक ईरान के 52 से ज़्यादा शीर्ष नेता और सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। आयतुल्ला अली खामनेई से लेकर अजीज नसीरादेह ईरान के रक्षा मंत्री थे, जो अली लरिजानी तक शामिल थे, जो ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख थे। सही अर्थों में ईरान में मजबूत नेता बचे ही नहीं। जो शीर्ष नेता अब हैं वो इतने कमज़ोर पड़ गए कि उनकी इस्लामिक कोर उनकी सुन ही नहीं रही। तो ईरान की ताकतवर सैन्य निकाय, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहते हैं, उसने खुद को ईरान का मालिक समझ लिया है। उसके जर्नलों ने युद्ध का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। वे सैन्य रणनीति तय करते हैं, वे फैसला करते हैं कि कब किस पर हमला करना है। यहाँ तक कि वे बिना किसी से पूछे तेल बेचने और खरीदने के सौदे कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर मुज्तबा खामनेई नेता है, लेकिन असलियत में वो महज एक साइन करने वाली मशीन बनकर रह गए हैं। जो भी फैसला गार्ड कोर उसके सामने रखती है, कहते हैं कि वो उस पर सिर्फ मोहर लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई ताकत बची ही नहीं। यानी अब गार्ड कोर ही तेल बेच रही है, वही मिसाइल दाग रही है। नेताओं का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं बचा, ठीक ऐसे जैसे पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री की नहीं सुनती। और इस अराजकता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ईरान का विदेश मंत्रालय शांति वार्ता कर रहा था, ठीक उसी वक्त उनकी सेना जंग छेड़ रही थी। बीते हफ्ते की बात है, ओमान की मध्यस्थता में ईरानी विदेश मंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधि होर्मुज को आधा आधा बांटने की योजना पर काम कर रहे थे। ये तय हुआ था कि दक्षिणी हिस्सा ओमान के किनारे वाला खुला रहेगा और उत्तरी हिस्से पर ईरान अपना कंट्रोल रखेगा, और इसमें किसी को टोल भी नहीं देना होगा। मतलब अच्छा समझौता था। ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी टीम से कहा कि हम इस प्रस्ताव को तेहरान में ले जाकर रहनुमा से मंजूरी लेंगे और कल तक अपना जवाब दे देंगे। जब वे तेहरान पहुंचे तो उसी रात गार्ड कोर के कमांडर ने दक्षिण हिस्से वाली यानी ओमान वाला खुले रास्ते में ही एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल दाग दी, और अगली सुबह उन्होंने घोषणा की कि पूरा होर्मुज बंद किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि विदेश मंत्री कितने शर्मिंदा हुए होंगे। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि को फ़ोन किया, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद नहीं जानता कि मेरी सेना क्या कर रही है। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं है, ये सच है। गार्ड कोर के भीतर कट्टरपंथी मुल्ला गुट पहले से ही किसी भी समझौते के खिलाफ थे। खामनेई की अंत्येष्टि में भी इन लोगों ने शैतान से बात मत करो, बातचीत करने वालों पर लानत है जैसे नारे लगाए थे। इन जनरलों को लगता है कि जितनी देर युद्ध चलेगा उतना ही उनका प्रभाव बढ़ेगा और वो अंत में पूरे देश के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए वे हर उस कोशिश को नाकाम करते हैं जो शांति की तरफ जाती है। इससे अमेरिकी प्रशासन भी कंफ्यूज हो चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर वे किससे बात करें, विदेश मंत्रालय के लोगों से जो समझौता चाहते हैं या गार्ड कोर के कट्टरपंथियों से जो युद्ध चाहते हैं। दरअसल सच ये है कि ईरान की रणनीति जीतने की नहीं है, बल्कि भ्रम और अस्थिरता पैदा करने की है। वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस नई बेचैनी से थक जाए, बीमा कंपनियां काम करना बंद कर दे और अमेरिकी नौसेना को हर एक टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी आधी नौसेना खड़ी करनी पड़े। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। अमेरिकी नौसेना को होर्मुज में 24 घंटे गश्त करनी पड़ रही है, जिससे उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है और उनके सैनिक थक चुके हैं। अमेरिका के सामने अब 3 ही रास्ते बचे हैं। या तो वो पूरी ताकत से ईरान पर हमला करके इस अराजकता को बिल्कुल ख़त्म कर दे, जिससे ईरान को भारी नुकसान होगा, या वे एक कमज़ोर समझौता करे जिसे गार्ड कोर कल भी तोड़ सकती है, या वे पूरी तरह इस इलाके से पीछे हट जाए और ईरान को होर्मुज का पूरा नियंत्रण सौंप दे। जो भी विकल्प हो, इसमें कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। यही कारण है अब अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरानी तट के पास एक रडार स्टेशन को नष्ट किया और जवाब में ईरान ने अमेरिकी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। होर्मुज के तटों पर मछुआरों की छोटी नावें अब नजर नहीं आती, उनकी जगह युद्धपोतों के काले धुएं टूटे हुए मलबे ने ले लिए। ईरान में लगातार गरीबी फैल रही है, गार्ड कोर के अफसर चोरी से तेल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। यानी ये जंग सिर्फ सैनिकों और नेताओं की नहीं, आम आदमी के दिल और घरों में घुस चुकी है। ईरान के अंदर बढ़ती बेचैनी के चलते तेहरान, इस्फहान, सिराज जैसे बड़े शहरों में बिजली और पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो गई है, क्योंकि युद्ध ने तेल शोधन कारखानों को नुकसान पहुंचाया है। बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं पहुंच रहा है, अस्पतालों में दवाई खत्म हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने ज़रूरत के सामानों का भी रास्ता रोक दिया है। लोग कतारों में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता कल क्या होगा, और ना ही किसी को यकीन कि उनके नेता और उनकी सेना कब तक लड़ती रहेगी।
अब ये खेल यहाँ तक सीमित नहीं है। जो ये आंतरिक खींचतान चल रही है, इसका फ़ायदा मोसाद भी उठा रही है। इजराइल अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ, जिन्होंने अब ईरान के विपक्षी गुटों से संपर्क बढ़ा दिया, उन्हें हथियार मुहैया करा रही है। यह अंदरूनी फूट किसी भी दिन ईरान को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल सकती है, जहां गार्ड कोर के कट्टरपंथी और नेताओं के लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। एक बात तो साफ है कि होर्मुज की लहरें आज खून से लाल है। तेल की जगह अब हर जगह जलता हुआ लोहा और जहरीला धुआं है। मरते हुए नाविकों की आत्माएं हैं, मारे गए अमेरिकी सैनिकों के अरमान हैं, और ईरानी नागरिकों के सपने सब इसी जलडमरू मध्य की गहराइयों में डूब गए हैं। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले पैर होर्मुज पर किसी और की भी मौत हो सकती है, या किसी और की नाव जल सकती है। जब तक ईरान में एकता नहीं आएगी, जब तक अमेरिका को साफ नज़र नहीं आएगा कि किससे बात कर रहे हैं, ये आग और भड़केगी। आज का दिन ख़त्म होने को है, लेकिन कल की सुबह क्या लेकर आएगी कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि इस संकट के दो ही रास्ते हैं, या तो सब कुछ तबाह हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए, और चमत्कार फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त की सबसे गंभीर हकीकत है, कुछ भी हो, पाकिस्तान की जितनी इज्जत उतरनी थी उससे कहीं ज़्यादा उतर चुकी है। शायद पाकिस्तान और ईरान के नेता अब अपनी अपनी बेलगाम सेना का रोना धोना रो रहे होंगे। इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।